मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं शारदा क्लासेस आजमगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम ये जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं ये एक्चुअल में आपके सीटेट के लिए स्पेशल होगी। क्यों स्पेशल होगी? क्योंकि आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो कब है, सीटेट का एग्जाम आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से कब है, जुलाई में है। अब जुलाई में एग्जाम है तो इसका मतलब हमारे पास सीधा सीधा 2 महीना बचता है तैयारी करने के लिए। तो बेहतरीन तैयारी इन 2 महीनों में यानी कि 60 दिनों में कैसे होगी, इसी बात को हम डिस्कस करेंगे और इसी बात के बाद हम अपने टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने के बाद ये सारी चीजें यानी कि सीटेट का पूरा सिलेबस हम अपने वीडियोज के माध्यम से, अपने लेक्चर्स के माध्यम से कवर करेंगे। और न सिर्फ सिलेबस ही कवर करेंगे बल्कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह से सिलेबस कवर करके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे। और इस कंप्लीट तैयारी के साथ हम एग्जाम हॉल में जाएंगे और इस सीटेट नाम के एग्जाम में हम 120 प्लस मिनिमम टारगेट 120 प्लस करके आएंगे। मतलब करके तो 150 में 150 आना है, लेकिन 120 नंबर हमारा आना चाहिए कम से कम। और इस 120 नंबर को लाने के लिए हमारी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिकली तैयारी होनी चाहिए। और उस स्ट्रेटेजिकली तैयारी के लिए हमारी तैयारी क्या है, इसको मैं बताता हूं आपको। यानी कि इस सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे सबसे पहला काम वो हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थ्योरी का मतलब वही बात यानी जिसको मैं सिलेबस कहता हूं। ठीक है, सिलेबस यानी कि पूरी की पूरी थ्योरी जब कवर हो जाएगी यानी सिलेबस कवर हो जाएगा, सारे टॉपिक्स को बेहतरीन इसी तरह के स्लाइड्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे ये स्लाइड आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर दिखा देता हूं स्लाइड्स को कि कैसे ये स्लाइड्स होंगी आपके सामने। ये देखिए, ये स्लाइड बनी, इस तरह की स्लाइड्स होंगी बहुत सारी जिसमें पूरी की पूरी थ्योरी लिखी होगी। और पूरी की पूरी थ्योरी लिखी होगी तो आप इसको देख करके यानी इसको मैं समझाऊंगा, इस सारे के सारे स्लाइड्स को बकायदे एक एक टॉपिक को एक एक बिंदुओं को थ्योरी के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। और ये जब पूरी की पूरी थ्योरी एक चैप्टर की कंप्लीट हो जाया करेगी, जैसे एक चैप्टर मैंने समझाया और एक चैप्टर में मैंने इस तरह की स्लाइड्स आपको दिखाई, इस तरह की स्लाइड्स दिखा करके इसको पूरी तरह समझाया और आपको ये स्लाइड उठा करके टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, जहां से आप क्या कर पाएंगे, इस स्लाइड्स को पढ़ पाएंगे और उसको नोट्स में अपने बना पाएंगे या लिख पाएंगे आराम से। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। और जब आपकी थ्योरी इससे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगा, मान लीजिए एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हुई, तुरंत उसके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे ही हम एक चैप्टर की थ्योरी करने के बाद उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, तुरंत हमारा क्या हो जाएगी, तैयारी कंप्लीट हो जाएगी यानी कि संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और संपूर्ण तैयारी हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अपना टेस्ट लेंगे। यानी कि जिस तरह की टेस्ट सीरीज मार्केट में उपलब्ध हैं वहां पर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं और अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। और देखेंगे आप कि धीरे धीरे आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा। और न सिर्फ उसी के स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा बल्कि आप पाएंगे कि आप सीटेट में भी बेहतरीन नंबरों के साथ अपने सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सीटेट पर ना, हम जब तैयारी करवा रहे हैं सीटेट की, तो हम सिर्फ 90 नंबर की बात नहीं करते। हम जो आपसे बात करते हैं 120 प्लस की बात हमेशा करते हैं। क्योंकि 120 प्लस से कम अगर नंबर आता है तो क्या मतलब है मेरे पढ़ाने का। 90 नंबर तो आप अपने आप लेकर आएंगे, 90 नंबर तो आपको एग्जाम देने के लिए कह दिया जाए, 90 नंबर आप लेकर आएंगे। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको इस तरह से मेहनत करके, स्लाइड्स बना करके, थ्योरी कंप्लीट करा के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करके, इस तरह से अगर आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ और सीधे शब्दों में यही है कि आपको करना क्या होगा, आपको हमें 120 नंबर ला करके देना होगा। और 120 नंबर आप कैसे ला करके देंगे, मेरे साथ साथ आप भी मेहनत करते जाएंगे। तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं अपने चैप्टर की। देखिए, चूंकि अब यहां से शुरुआत होगी यानी कि हमारी पढ़ाई अब शुरू होगी। कैसे शुरू होगी, देखिए, जो सीटेट का सिलेबस है वो कहां से शुरू होता है, वो शुरू होता है बाल विकास से। यानी कि जब हम सीटेट के सिलेबस को ढूंढेंगे तो सबसे पहले ही हमें क्या मिलेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में मिलेगा। यानी हम शुरुआत करेंगे कहां से, बाल विकास से। लेकिन बाल विकास को समझने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ता है,
हमें शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ता है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। यानी ये सब्जेक्ट जो है सीडीपी सब्जेक्ट है, ये एक तरह से मनोविज्ञान के इर्द-गिर्द घूमता है, यानी साइकोलॉजी के इर्द-गिर्द घूमता है। तो सबसे पहले एक चैप्टर ये डिस्कस कर लेते हैं हम कि साइकोलॉजी कहाँ से आया, यानी मनोविज्ञान कहाँ से आया, और उस चैप्टर का नाम होगा मनोविज्ञान का इतिहास। क्योंकि जब तक हम मनोविज्ञान के इतिहास को नहीं समझेंगे, देखिए ये चैप्टर आप सीटेट के सिलेबस में देखेंगे तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद, आप छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर पढ़ लेने के बाद आपके अंदर एक समझ पैदा होगी कि मनोविज्ञान कैसे 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 डेवलप हुआ, कैसे शुरुआत में आया, और शुरुआत में आने के बाद किस तरह से ये अपने परवान पर चढ़ता गया, और परवान चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसा हुआ कि ये हमारे आपके सामने एक विविध रूप में, सीडीपी के रूप में, और तमाम जगह साइकोलॉजी के रूप में हमारे आमने सामने मौजूद है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मनोविज्ञान के इतिहास को समझेंगे, और इस इतिहास को पढ़ाने का मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि आपके सामने एक कॉन्सेप्ट खुल सके कि कैसे कैसे मनोवैज्ञानिक आते गए, जीन पियाजे कहाँ से आए, थांडाइक कहाँ से आए, जेबी वाटसन कहाँ से आए, अरस्तु कहाँ से आए, उन लोगों ने क्या विचार दिया, और कैसे इस मनोविज्ञान का जन्म हुआ, यही चीज़ आपसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है मनोविज्ञान का इतिहास। तो देखिए, जब हम मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बात करते हैं ना, तो मनोविज्ञान के इतिहास में हम सबसे पहले याद करते हैं किसको, एबिंगहॉस को। ठीक है, एबिंगहॉस यहाँ लिख दिया गया है, मैं लिख देता हूँ क्या, इनका नाम है एबिंगहॉस। ठीक है, एबिंगहॉस। एबिंगहॉस के अनुसार, यानी एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था एबिंगहॉस, और एबिंगहॉस ने यह कहा कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान का इतिहास, और मनोविज्ञान के इतिहास के विषय में अगर एबिंगहॉस ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, लेकिन मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, तो इसके पीछे हमें कारण को समझना होगा कि ऐसा एबिंगहॉस ने क्यों कहा। ऐसा एबिंगहॉस ने इसलिए कहा क्योंकि मनोविज्ञान जो था ना, जो मनोविज्ञान एक्चुअल में पहले एक स्वतंत्र विषय नहीं हुआ करता था। मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय नहीं हुआ करता था, तो क्या हुआ करता था, ये मनोविज्ञान एक्चुअल में दर्शन शास्त्र की उपशाखा थी। ठीक है, जैसे दर्शन शास्त्र एक विषय है, इस दर्शन शास्त्र नामक विषय में बहुत सारे विषयों की हम स्टडी करते हैं, और बहुत सारे विषयों की जब स्टडी करते हैं तो उसकी अनेक उपशाखाएं हैं। जैसे विज्ञान की एक उपशाखा है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसी तरह दर्शन शास्त्र के भी बहुत सारी शाखाएं थी। उन्हीं में से एक शाखा का नाम क्या था, मनोविज्ञान था। यानी कि जो जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ा था पहले से। इसीलिए कहा, क्योंकि दर्शन शास्त्र तो बहुत पुराना विषय है, और दर्शन शास्त्र जब बहुत पुराना विषय है तो मनोविज्ञान उसी के साथ जुड़ा था। इसीलिए एबिंगहॉस ने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। लेकिन ये क्यों कहा कि इतिहास बहुत छोटा है, इतिहास इसलिए कहा छोटा है क्योंकि मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र से पूरी तरह अलग हो पाया, वो कब हो पाया, 1880 में अलग हो पाया। क्यों हो पाया, क्योंकि 1879 में ही विलियम वुंड ने पहली बार प्रयोगशाला खोली, किसमें, मनोविज्ञान में, और यहीं से मनोविज्ञान अलग हो पाया। तो हम इसलिए कहते हैं कि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय, पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कब बन पाया, विषय कब बन पाया, तो वो आकर के 19वीं शताब्दी में बन पाया। इसीलिए आप मनोविज्ञान को देखेंगे तो मनोविज्ञान को पैदा हुए बहुत समय नहीं बीता है। मनोविज्ञान आज से लगभग, आज 2023 चल रहा है, यानी कि 100-150 साल पहले मनोविज्ञान का ही मान के चलिए कि जन्म हुआ है। अब अगर 100-200 साल पहले ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, इसका मतलब इसका इतिहास बहुत छोटा है। अब होता क्या है कि आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये मनोविज्ञान इस तरह से पैदा हुआ, तो ये बताइए मनोविज्ञान के जनक कौन है, यानी कि मनोविज्ञान को पैदा करने वाले कौन है, मनोविज्ञान कहाँ से आ गया। तो अगर पूछे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहेंगे मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। लेकिन आपसे ये पूछे कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, यानी किस माँ के गर्भ से मनोविज्ञान का जन्म हुआ, तो हम कहेंगे मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो हम कहेंगे दर्शन शास्त्र, क्योंकि दर्शन शास्त्र की ही तो एक उपशाखा थी मनोविज्ञान। तो ऐसा एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, क्या नाम था उनका, केलर था। वो नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु, और मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो हम कहेंगे मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र।
तो यहां से आपको दो बिंदु क्लियर हुए। दो बिंदु ये क्लियर हुए कि मनोविज्ञान पहले से स्वतंत्र विषय नहीं था, यानी मनोविज्ञान क्या था, दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा थी। ये पूरी तरह से स्वतंत्र कब हुआ, तो पूरी तरह से स्वतंत्र ये तब हुआ जब 1879 में विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला खोली जर्मनी के लिप्जिंग नगर में। अभी आगे वो बातें होंगी। तो वहां से 1880 में आकर के मनोविज्ञान पूरी तरह से एक स्वतंत्र विषय बना। और जब मनोविज्ञान पूरी तरह से स्वतंत्र विषय बना तो लेकिन बात ये चली कि इस मनोविज्ञान में, यानी कि इस साइकोलॉजी में जो आज एक स्वतंत्र विषय बना है, इस साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो हम कहेंगे जनक हैं अरस्तु। और इस मनोविज्ञान की जननी कौन है, यानी मदर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो हम कहेंगे कि वो हैं दर्शन शास्त्र। ठीक है, यहां से इतने बिंदु आपके अगर क्लियर हो गए हों तो हम अगली वाली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो आगे वाली स्लाइड पर चलिए। देखिए, यहां पर जो पहला बिंदु मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, यहां पर जो पहला बिंदु मैं आपके लेकर आया हूं वो क्या है, वो सबसे पहले आपसे यहां से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये बताइए कि मनोविज्ञान के जनक तो अरस्तु हो गए, मनोविज्ञान की जननी तो दर्शन शास्त्र हो गई, लेकिन ये बताइए कि ये मनोविज्ञान शब्द जो है ना, ये मनोविज्ञान शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया था। तो मनोविज्ञान शब्द जो पहली बार प्रयोग किया था वो रुडोल्फ गोइकिल ने किया था। और रुडोल्फ गोइकिल ने ही इस पर एक किताब लिखी थी, 1590 में लिखी थी, जिसका नाम था, मनोविज्ञान की वो पहली पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। यानी कि रुडोल्फ गोइकिल की जो पुस्तक थी, ये जो रुडोल्फ गोइकिल हैं, इन्हीं की पुस्तक थी साइकोलॉजिया। और इस साइकोलॉजिया पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। पहली बार प्रयोग किया गया किसका, मनोविज्ञान शब्द का। आप समझिए इस बात को ध्यान से, जब मनोविज्ञान का जनक पूछे तो आप कहेंगे अरस्तु हैं, मनोविज्ञान की जननी पूछे तो कहेंगे दर्शन शास्त्र है, लेकिन पूछे कि मनोविज्ञान शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया, तो हम कहेंगे शब्द प्रयोग किया था सबसे पहले रुडोल्फ गोइकिल ने। ठीक है, रुडोल्फ गोइकिल ने। तो आपसे आपसे ये पूछेगा ये क्वेश्चन, तो ऐसे जवाब देना है। ठीक है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो ये बनता है कि मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है। आधुनिक जनक पूछेगा, यानी पहले पहले आपसे पूछा कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, फिर जननी कौन है, मनोविज्ञान शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया। आपसे पूछे कि मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है, तो हम कहेंगे विलियम वुंट। क्यों कहेंगे, क्योंकि विलियम वुंट ही पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने मनोविज्ञान में प्रयोगशाला खोली। तो प्रयोगशाला जब खोली तो मामला मॉडर्नाइज हो गया, यानी कि जो मनोविज्ञान एक विषय के रूप में डेवलप हो रहा था उसमें अगर प्रयोगशाला खुल गई तो हम कहेंगे बहुत मॉडर्नाइज हो गया, आधुनिक हो गया। और जब ये मनोविज्ञान आधुनिक हो गया तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे, तो हम कहेंगे विलियम वुंट होंगे। तो मैंने यहां पर लिख भी दिया कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है, तो विलियम वुंट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहली बार प्रयोगशाला खोली। अब चूंकि विलियम वुंट ने ही पहली बार प्रयोगशाला खोली, इसीलिए हम पूछता है आपसे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तब भी हम कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है, विलियम वुंट है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जनक आपसे पूछता है कि फलाना मनोविज्ञान, यानी कई तरह के मनोविज्ञान आगे चल करके आप देखेंगे कि आगे चल करके यही मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछता है आपसे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो हम कहते हैं थॉर्नडाइक है। यही मनोविज्ञान आगे चल करके विकासात्मक मनोविज्ञान बन जाता है, तो ये पूछता है आपसे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो हम कहते हैं जीन पियाजे थे। आपसे पूछता है कि अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो हम कहेंगे विलियम जेम्स थे। तो इस तरह से बहुत सारे मनोविज्ञान और बहुत सारे आपकी बातें निकल करके सामने आती हैं। अब दूसरी चीज ये है कि ठीक है, ये मामला समझ में आ गया कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, इस तरह से सारी चीजें किसने प्रयोग किया। लेकिन इस मनोविज्ञान शब्द जो बना है, ये साइकोलॉजी शब्द जो बना है, इस साइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, इसको जरा बताइए। साइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ अब तक सिर्फ और सिर्फ कितने मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, तो दो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ अब तक दो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। एक का नाम था गैरिट, क्या नाम था, गैरिट, और दूसरे का नाम था पेम्पोनोजी। क्या नाम था, पेम्पोनोजी। तो गैरिट और पेम्पोनोजी की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। गैरिट से जब पूछा गया कि मनोविज्ञान शब्द यानी कि साइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो मतलब बहुत सिंपल है। मतलब सिंपल कैसे है, मतलब सिंपल इसलिए है कि जो उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी शब्द है ना, साइकोलॉजी,
ये साइकोलॉजी शब्द एक्चुअल में दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक का नाम है साइकी, PSYCHE साइकी, और दूसरे का नाम है लोगोस। कितने शब्दों से मिलकर बना है? साइकी और लोगोस शब्दों से मिलकर बना है। अगर ये मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी साइकी और लोगोस से मिलकर बना है तो इसका मतलब क्या है? तो गैरिट ने कहा कि साइकी का मतलब होता है आत्मा। साइकी का क्या मतलब होता है? आत्मा। और जो लोगोस शब्द है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना। ठीक है, अध्ययन करना या स्टडी करना। तो आप यहां से देखें कि गैरिट के अनुसार जो मनोविज्ञान का अर्थ है वो क्या है? आत्मा का अध्ययन करना। जो साइकोलॉजी शब्द है वो एक्चुअल में अंग्रेजी का शब्द है, और ये अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द बना किससे है? दो ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है, जिसका मतलब है एक साइकी और दूसरा लोगोस। तो साइकी और लोगोस ग्रीक भाषा के शब्द थे। इन ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के अंग्रेजी भाषा का एक शब्द बना साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी शब्द का मतलब पूछा गया तो गैरिट ने कहा कि साइकोलॉजी शब्द का मतलब होगा आत्मा का अध्ययन करना। लेकिन आगे एक और मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था पैम्पोनोजी। पैम्पोनोजी से जब ये बात पूछी गई कि साइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, तो उन्होंने भी यही बात कही कि साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और साइकोलॉजी शब्द जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब है साइकी और दूसरे का मतलब है लोगोस। और साइकी और लोगोस, लेकिन साइकी का मतलब वो नहीं है जो गैरिट बता रहे हैं। साइकी का मतलब है मन। यानी कि पैम्पोनोजी के अनुसार ये जो साइकोलॉजी है इसका मतलब है साइकी प्लस लोगोस, लेकिन इन्होंने कहा साइकी का मतलब होता है मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि पैम्पोनोजी के अनुसार इस बात को हम नोट करेंगे कि पैम्पोनोजी के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना, लेकिन गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का मतलब है आत्मा का अध्ययन करना। यानी आपसे अगर पूछे कि मुझे साइकोलॉजी शब्द का मतलब बताइए तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि साइकोलॉजी शब्द का मतलब है आत्मा का अध्ययन करना या मन का अध्ययन करना। क्योंकि दो दो मनोवैज्ञानिक यानी कि दो दो साइकोलॉजिस्ट आपको ये बात बता रहे हैं कि मनोविज्ञान का मतलब क्या है। दोनों की बातें अलग अलग हैं, लेकिन हमें मानना दोनों पड़ेगी। इसीलिए आपके सामने अगर प्रश्न बनाकर ये दे कि साइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का है, और ये जो साइकोलॉजी शब्द बना है वो साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। और चूंकि ये शब्द साइकी और लोगोस से मिलकर बना है तो साइकी का मतलब गैरिट के अनुसार आत्मा होता है, लेकिन इसी साइकी का अर्थ पैम्पोनोजी के अनुसार क्या होता है? पैम्पोनोजी के अनुसार मन या मस्तिष्क होता है। तो हम कहेंगे मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मनोविज्ञान शब्द का अर्थ हो जाएगा आत्मा का अध्ययन करना या मन का अध्ययन करना। तो यहां से ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमसे क्या कहती है, जरा इस बात को ध्यान से देखिए। अगली स्लाइड हमसे क्या कहती है, इस बात को आप देखेंगे। अब अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि मनोविज्ञान का जो आपको मैं इतिहास पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको बताया कि मनोविज्ञान पहले से स्वतंत्र विषय नहीं था, दर्शन शास्त्र की उपशाखा थी। अरस्तु जनक हैं और दर्शन शास्त्र इसकी जननी है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। उसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मनोविज्ञान शब्द यानी कि साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो किससे मिलकर बना है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द जो साइकोलॉजी है ये मिलकर बना है साइकी और लोगोस से। साइकी और लोगोस ग्रीक भाषा के शब्द हैं, और इस साइकी और लोगोस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना या मन का अध्ययन करना। अब आप देखिए कि जो मनोविज्ञान था, जिस मनोविज्ञान का मतलब था, जिस मनोविज्ञान का ये मतलब था आत्मा का अध्ययन करना या मन का अध्ययन करना, उसका विकास कैसे हुआ, यानी कि उसको विविध रूपों में वो आगे कैसे बढ़ा, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किस शताब्दी की? 16वीं शताब्दी की। यानी मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से जुड़ा था, देखिए तब हम क्या बात करते हैं, जब ये कंप्लीट स्वतंत्र विषय बन नहीं पाया था, तब की हम बात कर रहे हैं। यानी हम कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी में हुआ क्या था? 16वीं शताब्दी में हुआ ये कि 16वीं शताब्दी के जितने मनोवैज्ञानिक थे वो इस बात को मानते थे
कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा का अध्ययन किया जाता है। और यहीं से आपका प्रश्न बनता है। क्या बनता है? ये पूछा जाता है कि किस शताब्दी में ये माना जाता था कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है? आत्मा का अध्ययन कर रहा है। या आपसे पूछेगा कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था कि किसका अध्ययन कर रहा है? क्योंकि साइकोलॉजी एक नया शब्द बन रहा है ना, दर्शन शास्त्र एक नया शब्द बन रहा है, और नया शब्द बनने का मतलब ही है कि आपसे पूछा जाना लाजमी है कि भाई ये बताओ कि ये जो नया नया विषय बन रहा है, नया सब्जेक्ट बन रहा है, ये इस नए सब्जेक्ट में आप अध्ययन किसका करेंगे? तो आप जब 16वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों से पूछेंगे ना कि इस मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो आपसे कहेंगे कि हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। आत्मा का अध्ययन, यानी कि 16वीं शताब्दी में यह माना जाता था कि मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। और इसके जो प्रमुख समर्थक थे, यानी इस विचारधारा के कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, वो कौन-कौन थे? तो आप देखेंगे कि पहले आदमी, उनका नाम था अरस्तू। अरस्तू भी इस बात को मानते थे, प्लेटो भी इस बात को मानते थे, डेकार्टे मानते थे इस बात को, डेमोक्रेटस मानते थे, और रुडोल्फ गोइकिल मानते थे। वही रुडोल्फ गोइकिल जिन्होंने सबसे पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि इस मनोविज्ञान एक आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किस किस मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को मान्यता दी? तो हम कहेंगे कि इस बात को मान्यता दी थी अरस्तू, प्लेटो, डेकार्टे, डेमोक्रेटस, रुडोल्फ गोइकिल, इन सारे लोगों ने। और 1590 में जो साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक थे, वो भी रुडोल्फ गोइकिल ही थे। और इस साइकोलॉजिया पुस्तक में इन्होंने ये बताया था कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करेगा? आत्मा का अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा? तो आत्मा का अध्ययन करेगा। ठीक है। और अरस्तू ने इसे क्या कहा था? अरस्तू ने इसे अंतःकरण का विज्ञान कहा था। अरस्तू ने कहा कि हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? अंतःकरण का। और अरस्तू का अंतःकरण कहने का यही मतलब था कि हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। क्योंकि अरस्तू इस बात को मानते थे, अरस्तू किस बात को मानते थे कि हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, यानी हमारी 5 की 5 जो इंद्रियां हैं, जो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सारी की सारी इंद्रियां बाहर से संवेदनाएं इकट्ठा करके कहाँ ले जाती हैं? हमारे आत्मा में ले जाती हैं। तो अरस्तू ने इसे अंतःकरण का विज्ञान माना। अब हुआ क्या? दिक्कत क्या हुई कि 16वीं शताब्दी में यह बात तो प्रचलित हो गई कि मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? आत्मा का विज्ञान माना जाता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि चूंकि मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट बन रहा था, इसको एक वैज्ञानिक अध्ययन के तौर तरीके अपनाना था, इसको एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाना था। और वैज्ञानिक अध्ययन बनाने की पहली कसौटी यही होती है कि उसके अंदर लेबोरेटरी होनी चाहिए, यानी कि उसकी प्रयोगशाला होनी चाहिए। लेकिन आत्मा वाले विज्ञान के साथ दिक्कत क्या है कि आत्मा को हम कभी भी प्रयोगशाला में नहीं ला सकते। आत्मा को हम, क्योंकि आत्मा एक अमूर्त संप्रत्यय है ना, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा को छुआ नहीं जा सकता, आत्मा को, आत्मा के बारे में अभी तक समझा नहीं गया। यानी कि जिस बात के बारे में, यानी जिसका अध्ययन आप करने जा रहे हैं, पूछा गया ना मनोविज्ञान में किसका अध्ययन आप करें? आत्मा का। तो जिसका अध्ययन आप करने जा रहे हैं, जब उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, आज तक नहीं समझा गया, तो आप कैसे उसका अध्ययन कर लेंगे? और आत्मा को प्रयोगशाला में कैसे लेकर के आएंगे? तो इसकी सबसे बड़ी कमी इस विचारधारा की कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, बहुत अच्छा विचार था, बहुत ऊंचा विचार था। लेकिन इस विचार में कमी क्या थी? इस विचार में कमी ये थी कि आत्मा को अभी तक समझा नहीं जा सका है। आत्मा कैसी संप्रत्यय है? अमूर्त संप्रत्यय है। मैं यहाँ संपत्ति लिख दिया हूं, इसको लिखेंगे आप अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त संप्रत्यय आत्मा है। तो अमूर्त संप्रत्यय को न कभी देखा गया, न छुआ गया, न समझा गया। इसीलिए इस विचारधारा को बहुत अधिक दिनों तक, बहुत अधिक देरी तक मान्यता नहीं मिली। और इस विचारधारा को कैंसिल करके एक अलग विचारधारा आई, जो कब आई? 16वीं शताब्दी के बीतने के बाद आई, और वो आई 17वीं शताब्दी में। यानी ध्यान से इस बात को देखिए कि 17वीं शताब्दी में हुआ क्या। 17वीं शताब्दी में एक्चुअल में हुआ ये कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था पेम्पोनोजी। पेम्पोनोजी मनोवैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने कहा कि ये बताओ भाई कि तुम आत्मा का अध्ययन लेबोरेटरी में कैसे कर लोगे? आत्मा को तो अभी तक न छुआ, देखा, परखा, समझा नहीं गया, तो लेबोरेटरी में अध्ययन हो नहीं सकता। तो पेम्पोनोजी से पूछा गया कि ये बताइए भाई कि मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करें? तो पेम्पोनोजी ने कहा कि देखिए, बात एकदम साफ है, हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? हम मन का अध्ययन करेंगे, मन या मस्तिष्क का। यानी कि
जिस बात को अरस्तु ये कह रहे थे कि पांचों इंद्रियां हमारी जानकारी ले जाकर के हमारे अंतःकरण को देती हैं, यानी कि आत्मा को देती हैं, पेम्पनोजी ने इस बात को कहा कि जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, यानी कि आंख, कान, नाक है, जीभ है और त्वचा है, ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ ले जाकर के देती हैं? ये हमारे मन को ले जाकर के देती हैं। और आप देखिए मन शब्द ना, मन शब्द को भी आप समझेंगे कि मन शब्द का मतलब क्या है। जब आप भारत के दार्शनिकों से पूछेंगे कि मन क्या है हमारा, क्योंकि मन भी एक तरह से हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, अंदर की शक्ति मन है। तो आप भारत के जब मनोवैज्ञानिकों से पूछेंगे, भारत के दर्शन शास्त्रियों से पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि मन का मतलब तो आत्मा ही होता है। लेकिन जब आप पश्चिम के दार्शनिकों के पास जाएंगे, यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी में जाएंगे, तो वहां मन का मतलब भी किसको माना जाता है? मस्तिष्क को माना जाता है। वहां पर मन, चाहे मन कहें चाहे मस्तिष्क कहें, बात एक ही है। तो ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, ये सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करती हैं चारों तरफ से। जैसे कान हमारा सुनता है, आंखें हमारी देखती हैं, त्वचा से हम क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। उसी तरह से जीभ से हम क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। और इस तरह से हम नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं। और ये सारी पूरी की पूरी जानकारी ले जाकर के कहाँ देती हैं? हमारे मन को देती हैं या हमारे मस्तिष्क को देती हैं। तो 17 जो बात 16वीं शताब्दी में यह कहा जाता था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, अब 17वीं 18वीं शताब्दी में आकर के वो बात बदल गई और अब कहा जाने लगा कि जो मनोविज्ञान है ना, वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और इस विचारधारा को लाने वाले कौन थे? तो इस विचारधारा को लाने वाले कौन थे? पेम्पोनोजी। इसी विचारधारा के घोर समर्थक कौन थे? जॉन लॉक। इसी विचारधारा के समर्थक कौन थे? थॉमस रीड। और इसी विचारधारा के समर्थक कौन थे? रिचेरी। यानी कि ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक जो ऊपर लिखे गए हैं, ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं करता। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है। लेकिन इसमें भी अंत में वही बात आई। और आप देखिए ना कि मैं सबसे पहले आपको जब बताया था तो कहा था कि पेम्पोनोजी ने इस बात को कहा था कि जो साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। और साइकी और लोगोस का मतलब ही होता है मन का अध्ययन करना। यानी कि 16वीं शताब्दी में जो माना जाता था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, 17वीं 18वीं शताब्दी में आकर के यह माना जाने लगा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं करता, मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। तो यहां से आपसे प्रश्न क्या बनेगा कि किस शताब्दी में यह माना जाता था कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है? तो आप कहेंगे 17वीं शताब्दी में। आपसे पूछेगा कि 17वीं 18वीं शताब्दी में यह माना जाता था कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है, इस विचारधारा के समर्थक कौन थे, यानी इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, लाने वाले कौन थे? तो हम कहेंगे पेम्पोनोजी। पेम्पोनोजी थे, जॉन लॉक थे, थॉमस रीड थे, रिचेरी थे, ये सारे लोग। लेकिन मन के साथ भी यही दिक्कत हुई, क्या? कि आत्मा तो एक अमूर्त संप्रत्यय था, यानी आत्मा को हम देख नहीं सकते, आत्मा को हम छू नहीं सकते, आत्मा को हम किसी तरह से जान नहीं सकते। तो मन भी तो ऐसा ही एक अमूर्त संप्रत्यय है जो हमें दिखाई नहीं देता, अमूर्त है, मूर्त रूप में नहीं उपस्थित है। ये हमारे सामने मूर्त रूप में नहीं है। और किसके मन में क्या चल रहा है, इसका बहुत बेहतर अध्ययन कर पाना बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए इस विचारधारा को भी बहुत दिनों तक समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। और इसके बाद जो सदी आई, उस सदी को हम कहते हैं, वो सदी आई 19वीं सदी। और 19वीं सदी में क्या हुआ, जरा सा देखिए ध्यान से। 19वीं सदी में हुआ क्या कि 19वीं सदी में यह कहा गया कि मन का भी तो अध्ययन संभव नहीं है लेबोरेटरी में, मन भी तो एक अमूर्त संप्रत्यय है। तो उन्होंने कहा कि तब किसका अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान में? तो 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम मनोविज्ञान में अध्ययन करेंगे किसका? चेतना का। चेतना क्या है, इस बात को समझेंगे। जैसे मैं लिखा हूं यहां पर चेतना। चेतना मतलब क्या है? चेतना मस्तिष्क के अंदरूनी भाग में उत्पन्न अनुभूति, विचार, भावना तथा संवेदनाओं एवं विभिन्न कारकों के प्रति आंतरिक प्रतिक्रिया को कहते हैं। यानी चेतना क्या है? तो चेतना का मतलब है कि हमारे मस्तिष्क के जो अंदरूनी भाग है ना, अंदरूनी भाग, उसमें जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। कैसे प्रतिक्रिया? जैसे मान लो आपका हाथ ये है और आपको मैं यहां तेजी से पेन चुभाऊं, तो आपको एक दर्द की चेतना महसूस होगी, आपको कुछ महसूस होगा जिसको हम कहते हैं दर्द, वही आपकी चेतना है। आप किसी गरीब आदमी को देखा आपने और देख करके लगा कि आपको आपके अंदर तकलीफ हुई, दुख हुआ कि कैसी जिंदगी जी रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारी चेतना करवा रही है हमसे।
यानी किसी चीज के प्रति, जैसे केमिकल कोई आपके हाथ पे गिर गया, पिन चुभाया कोई हाथ पर, जैसे मैं आपका आंख बंद करके आपके मुंह में एक मिठाई का टुकड़ा रखूं तो आपको कुछ मीठा मीठा पता चलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। यानी कि 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना, 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने एक बात मानी, उन्होंने कहा कि हम जो अध्ययन करेंगे ना, इसमें चेतना का अध्ययन करेंगे, किसमें, मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान जो कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन करता था, 17वीं 18वीं शताब्दी में मन का अध्ययन करता था, अब वो किसका अध्ययन कर रहा है, अब वो चेतना का अध्ययन कर रहा है। कब, 19वीं शताब्दी में आकर के। और इस विचारधारा को लाने वाले कौन थे, तो इस विचारधारा को लाने वाले थे विलियम वुंट। विलियम वुंट कब लेकर आए, देखिए विलियम वुंट ने क्या किया ना, विलियम वुंट ने एक्चुअल में 1879 ईस्वी में लिप्जिंग नगर जर्मनी में एक प्रयोगशाला स्थापित की, और उस प्रयोगशाला में वो प्रयोग करने लगे किस पर, चेतना पर। और चेतना पर जो प्रयोग करते थे, उस प्रयोग को वो करते थे अंतःदर्शन विधि से, यानी किसी के अंदर झांक करके देखना कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो अंतःदर्शन विधि पर प्रयोग करने के लिए विलियम वुंट ने ही पहली बार कहाँ खोली, जर्मनी के लिप्जिंग नगर में क्या खोली, एक प्रयोगशाला खोली। और वहीं पर उन्होंने यह विचार दिया कि हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, तो हम मनोविज्ञान में अध्ययन करेंगे चेतना का। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इस विचारधारा के और समर्थक कौन थे, जैसे एक समर्थक थे विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम वुंट, विलियम जेम्स। एक समर्थक थे टिचनर, एक समर्थक थे सल्ली, और एक समर्थक थे वाइव्स। यानी ये सारे के सारे लोग क्या मान रहे हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है, चेतना का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, और आपसे ये पूछेगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली, तो हम कहेंगे जर्मनी के लिप्जिंग नगर में। किसने खोला था, विलियम वुंट ने खोला था। अंतःदर्शन विधि पर प्रयोग करते थे, और जो प्रयोगशाला उन्होंने खोला था उस समय, उसको अब क्या कहा जाता है, तो उसको अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। बात समझ में आ गई। यानी कि 19वीं शताब्दी में क्या माना जाता था कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो हम कहेंगे चेतना का विज्ञान है। अब देखिए 19वीं शताब्दी बीती, और जब 19वीं शताब्दी बीती तो कौन सी शताब्दी आई, 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में क्या माना गया, इस बात को देखेंगे जरा ध्यान से। अब देखिए, जो पिछली विचारधारा थी जिसमें विलियम वुंट ये कह रहे थे, विलियम वुंट क्या कह रहे थे, विलियम वुंट ये कह रहे थे कि हमें चेतना पर प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कमी इसकी ये है कि चेतना जो है ना, ये मस्तिष्क के केवल चेतना पर ही अध्ययन कर पाए, अतः यह पूर्ण अध्ययन नहीं था। यानी सिर्फ चेतना से तो काम नहीं चलता ना, चेतना होने के बाद हम कुछ व्यवहार भी तो प्रकट करते हैं, तो उस व्यवहार का अध्ययन कौन करेगा। जैसे सुई लगने के बाद पिन आपने चुभाया, मुझे चेतना हुई दर्द की, मैं हाथ हटाया भी तो, मैं कुछ व्यवहार भी तो किया, उस व्यवहार का तो आप अध्ययन नहीं कर पाए ना। तो सिर्फ चेतना का अध्ययन करने से कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए इसकी यही सबसे बड़ी कमी थी कि यह अध्ययन तो ठीक कर रहा था, लेकिन यह पूरा अध्ययन नहीं था, यह संपूर्ण अध्ययन नहीं था। अब चूंकि ये संपूर्ण अध्ययन नहीं था, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 20वीं शताब्दी, यानी 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना जा रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी जब आई तब क्या हुआ। 20वीं शताब्दी जब आई तो उस समय एक बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक आपके सामने आते हैं, और उनका नाम क्या था, उन मनोवैज्ञानिक का नाम था जॉन ब्रॉडस वाटसन। क्या नाम था, जॉन ब्रॉडस वाटसन, जिसको हम कहते हैं जेबी वाटसन। क्या नाम था इनका, जेबी वाटसन। और जेबी वाटसन ने जो विचार दिया, जेबी वाटसन ने जो विचार दिया, जेबी वाटसन ने कहा कि देखिए, मनोविज्ञान में न तो हमें आत्मा का अध्ययन करना है, न तो हमें मन का अध्ययन करना है, न तो हमें चेतना का अध्ययन करना है। हमें किसका अध्ययन करना है मनोविज्ञान में, हमें अध्ययन करना है व्यवहार का। यानी कि जॉन ब्रॉडस वाटसन के अकॉर्डिंग हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करेंगे। और ये विचारधारा आई कब, 20वीं शताब्दी में। यानी कि जो पिछली शताब्दी अभी बीती है, जिसमें 1901 से लेकर के 2000 तक का काल जो था, 100 सालों का, उस काल में इस जॉन ब्रॉडस वाटसन ने इस विचारधारा को दिया कि मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हम मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो जेबी वाटसन है। आप देखिए, तीन चीजें हैं आपको समझना होगा। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि एक चीज है चेतना, ठीक है, एक चीज क्या है, चेतना। दूसरी चीज क्या है आपके पास, संवेग है या संवेदना है, संवेग है। और तीसरा चीज है व्यवहार। इन तीनों शब्दों को आपको समझना है। कैसे समझना है, जैसे मैं कहूं चेतना क्या है, तो चेतना का मतलब मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप। यानी कि
अगर मेरे मुंह में किसी ने मिठाई डाली तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ये हमारी चेतना हो गई। लेकिन पूछे आपसे संवेग क्या है, तो संवेग का मतलब मिठाई खाने के बाद अगर मेरा चेहरा प्रसन्न हो रहा है, खिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो वो संवेग हैं जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो अंदर हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाहर हमें दिखाई देने लगे हैं। यानी कि जो हमारी चेतना है वही जब बाहर थोड़ा प्रकट होने लगे तो हम उसी को संवेग कहते हैं। लेकिन वही जब व्यवहार के रूप में आ जाए, जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद आपको चोट लगी तो आपकी चेतना को पता चला कि चोट लगी है। उसके बाद आप क्या हुए, फिर गुस्से में आ गए, तो आपका संवेग आया गुस्से वाला, और गुस्से में आकर के आपने भी उसको एक थप्पड़ मारा, तो हम कहेंगे कि ये आपका व्यवहार है, यानी कि आपने जो क्रिया किया। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि व्यवहार का मतलब क्या है, कि मानसिक स्थिति का बाह्य रूप व्यवहार कहलाता है, यानी चेतना का बाह्य प्रकटीकरण क्रियात्मक रूप में व्यवहार कहलाता है। कि जब आपने अपनी चेतना से क्या करवा दिया, कार्य करवा दिया, कार्य के रूप में परिणत हुई जब आपकी चेतना, तो हम उसी को कहते हैं व्यवहार, यानी आपने व्यवहार कैसा किया। ठीक है, बात समझ में आई। और इस व्यवहार शब्द से क्वेश्चन पूछता है कि व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो आप कहेंगे व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किया था विलियम मैकडूगल ने। किसमें प्रयोग किया था, अपनी किताब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। आपसे पूछेगा व्यवहारवाद के जनक कौन है, तब कहेंगे जेबी वाटसन। लेकिन पूछे कि व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तब आप कहेंगे विलियम मैकडूगल। किस किताब में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। बात समझ में आई। यानी कि 20वीं शताब्दी, यानी सबसे ताजी ताजी, सबसे नई नई विचारधारा क्या है, सबसे नई नई विचारधारा ये कहती है कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का अध्ययन करता है, न तो मन का अध्ययन करता है, न तो मस्तिष्क का अध्ययन करता है, न ही चेतना का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का। यानी कि आज के मनोवैज्ञानिकों से आप पूछने की कोशिश करें कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो हम कहेंगे, वो कहेंगे कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आपको समझ में आया कि मनोविज्ञान का इतिहास कैसे था और मनोविज्ञान किस किस चरणों में कैसे विकसित हुआ। कैसे विकसित हुआ मनोविज्ञान, विकसित इस तरीके से हुआ कि जब हम देखते हैं इस बात को ध्यान से कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता था, उसके बाद मन मस्तिष्क का अध्ययन किया जाने लगा 17वीं 18वीं शताब्दी में। उसके बाद जब 19वीं शताब्दी आई तो मनोविज्ञान को कहा गया कि यह चेतना का अध्ययन करता है। और जब 20वीं शताब्दी आई है, यानी कि सबसे नवीन विचारधारा आई है, इसमें यह माना जाने लगा कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहारवाद के जनक कौन है, जॉन ब्राडस वाटसन है। व्यवहार शब्द को पहली बार किसने प्रयोग किया था, तो हम कहेंगे विलियम मैकडूगल ने किया था। किस किताब में किया था, तो हम कहेंगे आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी में किया था। और ये किताब लिखी कब गई थी, तो ये किताब लिखी गई थी 1905 में। बात समझ में आ गई आपके। तो इसके बाद देखिए कि ये मनोविज्ञान कैसे इन शताब्दियों में आगे बढ़ा। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और आगे आप देखेंगे तो एक चीज़ मिलेगा आपको कि विलियम वुडवर्थ का एक कथन मिलेगा। विलियम वुडवर्थ, जैसे आपने देखा कि व्यवहार, जो व्यवहार शब्द था, मैंने आपको पिछली बार बताया अभी कि 20वीं शताब्दी में जो व्यवहार का अध्ययन करता था मनोविज्ञान, ये माना था। उसके समर्थक कौन कौन थे, तो समर्थक में बीएफ स्किनर थे, पावलव थे, सीएल हल थे, विलियम वुडवर्थ थे, विलियम मैकडूगल थे। ये सारे के सारे लोग इस बात को मानते थे कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करेगा, व्यवहार का। तो उसके बाद आगे चल करके विलियम वुडवर्थ ने कथन दिया। अब देखिए पिछला वीडियो में इस टॉपिक पर जब बनाया था तो उसमें मुझे गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया था कि जेबी वाटसन ने ये कहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्लो में था। और फ्लो में कई बार ऐसा टीचिंग करते हुए होता है कि हमारे मुंह से ऐसी कुछ बातें, एक आध बात, हम ज़्यादातर हम होने नहीं देते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फ्लो में कोई बात रहता दिमाग में कुछ और है लेकिन जुबान पे कुछ और आ जाता है। तो पिछले वीडियो में मैं जब ये बता रहा था आपको, तो ये वाला स्टेटमेंट जब आपसे बताया था तो उसमें ये कहा था कि मैंने कहा था कि जेबी वाटसन ने ऐसा कहा, लेकिन वाटसन ने ऐसा नहीं कहा, विलियम वुडवर्थ ने कहा। क्योंकि आप इस बात को देखिए ध्यान से, इस बात को देखिए ध्यान से कि वुडवर्थ ने ऐसा क्यों कहा। अभी बताता हूं क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते थे, आत्मा का। फिर ये विचारधारा कैंसिल हुई, फिर हम किसका अध्ययन करने लगे, मन या मस्तिष्क का। जब मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने लगे, ये विचारधारा भी कैंसिल हो गई। उसके बाद हम किसका अध्ययन करने लगे, आत्मा का, मन मस्तिष्क का। उसके बाद हम करते थे किसका अध्ययन, चेतना का। कब करते थे, 19वीं शताब्दी में करते थे, यानी चेतना का अध्ययन करते थे। फिर ये भी विचारधारा कैंसिल हुई। लेकिन जब 20वीं शताब्दी आई और 20वीं शताब्दी में हम क्या कहने लगे कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो हम कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, व्यवहार का। और यही विचारधारा अब तक चल रही है।
यानी कि पहले जो विचारधारा थी कि आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, चेतना, सब कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद क्या हुआ? व्यवहार का अध्ययन शुरू हुआ। तो विलियम वुडवर्थ ने यही एक कथन कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर इसने अपना मन खोया, फिर इसने अपनी चेतना खोई, और अब यह व्यवहार का साथ बनाए हुए है। यानी आधुनिक विचारकों से आप अगर पूछेंगे कि मनोविज्ञान अध्ययन किसका करता है, तो वो कहेंगे व्यवहार का। और पुराने मनोवैज्ञानिकों से आप जब पूछेंगे जो 16वीं शताब्दी के हैं, तो वो कहेंगे मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का। जब आप 17वीं 18वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों से पूछेंगे, तो जैसे जिसमें पंपनोजी आएंगे, जिसमें जॉन लॉक आएंगे, वो सब लोग कहेंगे कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो वो कहेंगे मन मस्तिष्क का। और उसके बाद जब आएंगे 19वीं शताब्दी में, और वहाँ के मनोवैज्ञानिकों से आप पूछेंगे कि मनोविज्ञान अध्ययन किसका करता है, तो वो कहेंगे चेतना का। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों से जो 20वीं शताब्दी के बाद आए हैं, उनसे आप पूछेंगे कि मनोविज्ञान अध्ययन करता किसका है, तो कहेंगे व्यवहार का। और विलियम वुडवर्थ का एक कथन याद रखेंगे, उसमें कहा गया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर इसने अपना मन खोया, अपनी चेतना खोई, अब यह व्यवहार का साथ बनाए हुए है। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। शारदा क्लासेस आजमगढ़ की एक ऑफलाइन बैच भी हमारा चल रहा है, जो आप देखेंगे कि रोडवेज जो पुराना कृष्णा कॉलेज था, उसके सामने एक हमारी नई ब्रांच है जहाँ पर ये बैच चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और पूरा का पूरा सीटेट का सिलेबस आप कवर करना चाहते हैं, तो आप हमसे वहाँ पर ऑफलाइन मिल सकते हैं। इस तरह से वीडियोज़ के माध्यम से हम कुछ टॉपिक्स कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि वीडियो में ये कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, सारी की सारी चीज़ें वीडियो में बनाकर दे पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप अगर हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं तो आप बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में हम न सिर्फ आपको पढ़ाएंगे बल्कि आपको सिखाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अपनी पर्सनल गाइडेंस देंगे, मेंटोरशिप देंगे, सारी चीज़ें आपके साथ सुविधा होगी। तो हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।